हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस का प्री बोर्ड का पेपर हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग समझेंगे भी। ये यहाँ पे मैं खाली आप लोग को बस आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आप लोग को समझाऊंगा कि अगर हमारा कोई आंसर आया तो किस वजह से आया, उसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, तो डिस्कशन करना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग के बोर्ड के एग्जाम भी आ रहे हैं, इसीलिए तो ये प्रैक्टिस हुई है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और फाइनल मुझे एनालाइज करके बताना। जब मैं आप लोगों को सारे आंसर बता दूंगा, यानी कि हर एक आंसर मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना चेक करते रहना कितना सही है कितना गलत है। और फाइनली मुझे बताना कि आपके 40 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उस चीज़ का मैं वेट करूंगा। और मार्क्स आप लोग बताओगे कैसे, जितने भी आपके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो है मार्क्स वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें ए का मतलब क्या है, आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, Mg+2A गिव्स MgCl2+H2, यानी कि मैग्नीशियम को मैं किससे रिएक्ट कराता हूँ कि मैग्नीशियम का क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी या हाइड्रोजन गैस उसके अंदर से निकलेगी। ठीक है, तो क्लोराइड बन रहा है तो इसके लिए हाइड्रोजन क्लोराइड की जरूरत होगी, यानी कि HCl की जरूरत होगी। तो इसके लिए सीधा सीधा आंसर क्या है, HCl, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका नेम द कंपाउंड ए इन द गिवन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस CO2 व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास कोई भी कंपाउंड ए है, मान लिया कोई से भी कंपाउंड ए है, वही आपको बताना है कि वो कौन सा कंपाउंड होगा। ठीक है, अगर आप लोग उसके अंदर H2SO4 डालते हो तो डालने के बाद वो CO2 रिलीज करता है, और हम लोग वो कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे ए कि वो CO2 रिलीज करे। तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो मेटल का कार्बोनेट यूज कर सकते हो, चाहे मेटल का बाई कार्बोनेट यूज कर सकते हो। और मेटल का जो बाई कार्बोनेट है उसी को हम लोग मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, जिसमें लिखा है बोथ बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का, अ कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। एक कंपाउंड आपका एक्स है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट, और सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और साथ में CO2 भी रिलीज करता है। तो वो कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका भी वही सेम आंसर है जो अभी हमने पहले किया, बस खाली यहाँ पे कंपाउंड ए की जगह पे कंपाउंड एक्स कर दिया गया है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद। अगर कोई भी मेटल आप लोग इनमें से कौन से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे H2SO4 से रिएक्ट कराने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, HCl से भी रिएक्ट कराने पे होती है। ठीक है, तो ए और बी तो नहीं हो सकता, और यहाँ पे डी में दिया गया है बोथ ए एंड बी, तो डी भी गलत है, तो बचता है सी HNO3। HNO3 से रिएक्ट कराते हैं मेटल को तो हाइड्रोजन गैस इसलिए इवॉल्व नहीं होती है क्योंकि जो HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड जो होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और गारंटीड था कि ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आया है आपका। तो आपका जो फोर्थ का है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इनमें से कौन सी है जो करेक्ट केमिकल बैलेंस इक्वेशन शो करती है। देखिए, अगर मैं कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, और हमें पता है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे अगर 2 कॉपर हो गए तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, इसमें आपको बताया गया है कि पीएच ऑफ अ कंपाउंड, आपको एक पीएच बताया गया है और वहाँ पे एक कंपाउंड ए को मार्क किया गया है ना। देखेंगे आप लोग तो ए को मार्क किया गया है, और इसमें हमें बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, इट हैज़ मोर H+ आयंस देन OH नेगेटिव आयन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इट इज़ सॉर इन टेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। और इट इज़ बेसिक इन नेचर, ये तो गलत है क्योंकि जब यहाँ पे 7 से लेस है तो 7 से लेस में बेसिक तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है पीएच ऑफ अ कंपाउंड ए इज 10। कोई भी एक कंपाउंड ए है आपके पास जिसका पीएच 10 है, तो बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट दिस कंपाउंड। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू नहीं होगी। तो अगर कोई भी कंपाउंड है जिसका पीएच जो है वो 10 है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें OH के जो आयंस होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और इट इज़ सॉर इन टेस्ट है ना,
ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी दोनों की दोनों गलत है, तो आप इन दोनों में से किसी पे भी टिक लगा सकते हो, ठीक है। जनरली आप अगर बी पे लगाओगे तो बेटर आंसर होगा। बेसिक तो नेचर में होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और डी ऑप्शन है इसका, इट हैज़ मोर OH नेगेटिव आयन, ये भी बिल्कुल सही बात है कि OH नेगेटिव आयंस इसके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे अगर ये हमारा बेसिक है, ठीक है। pH अगर इसका 10 है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसमें बोलता है अगर 1 ग्राम कॉपर पाउडर को आप लोग चाइना डिश में डालते हो और इट बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी वजह से हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, बिल्कुल भी नहीं। नाइट्रोजन ऐड होगा, नहीं। वाटर ऐड होगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या ऐड होता है, ऑक्सीजन, यानी कि जब भी हमारा कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ब्लैक कलर की कोटिंग अपने ऊपर कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, A reaction between iron and copper sulfate solution is categorized as, अगर मैं आयरन को रिएक्ट कराता हूँ कॉपर सल्फेट से तो कौन सी रिएक्शन होगी, किस टाइप की, हमें पता है अगर हम कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन डालेंगे तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, है एसिडिक सॉल्ट हमारे कब बनते हैं, तो एसिडिक सॉल्ट हमारे बच्चे जब बनेंगे जब भी हमारा सॉल्ट के अंदर एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होगा। और एसिडिक कंटेंट कब ज़्यादा होगा, जब हमारा जो बेस है वो वीक हो और एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें बोला है ब्लू लिटमस टर्न रेड इन, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस जो है वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें बोला है इन अ केमिकल इक्वेशन द एरो साइन, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो ये एरो का साइन होता है ये आपका क्या बताता है, देखिए क्या बताएगा, पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, बिल्कुल प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ए सही है आपका। पॉइंट्स टुवर्ड द रिएक्टेंट, बी आपका गलत है, ठीक है। सी शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन भी शो कर रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि जब हम लोग N2 + H2 मिला के अमोनिया बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन शो करते हैं ना, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन शो कर रहा है तो डायरेक्शन भी शो करता है, तो क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि जिसमें ए और सी लिखा है, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर हम लोग कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो ग्लूकोज जब हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो किस में ब्रेक डाउन होता है, CO2 में ब्रेक डाउन होता है, और साथ में क्या दे देता है, H2O दे देता है, और साथ में एनर्जी भी दे देता है ना। जब हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था तब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, इनसफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन मिलती है तो लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, और अगर एब्सेंस होती है तो वहाँ पे इथेनॉल की फॉर्मेशन होने लग जाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। हो सकता है कि अगर इस बार एरोबिक रेस्पिरेशन का पूछ लिया जिसमें आपका नॉर्मली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, अगली बार पूछ सकता है कि अगर लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, तो लैक्टिक एसिड, और अगर बिल्कुल ही एब्सेंस है तो इथेनॉल की फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 देखिए, आप लोग की स्क्रीन पे बच्चों दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें बोला गया है हमें आइडेंटिफाई करना है फिगर में से कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा क्या है। तो आप लोग फर्स्ट पे देखोगे जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, और जो ये पाइप्स गई होती हैं इन पाइप्स को हम लोग यूरेटर बोलते हैं, और जो यहाँ पे उसके ऊपर दिखाए गए थर्ड नंबर पे वो आपकी किडनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी होगा, किडनी यूरेटर। देखिए यहाँ पे पूछा गया इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्ट, अगर ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, तो सबसे पहले किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, देन उसके बाद यूरेटर में जाता है, यानी कि उन पाइप्स के जरिए, देन यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, देन यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच प्रोसेस मेक्स प्लांट ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, कौन सी प्रोसेस प्लांट को ऑटोट्रॉपिक बनाती है नेचर में। यहाँ पे पहला है एबिलिटी टू यूज नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, नाइट्रोजन को यूज करना, ये तो बहुत सारे बैक्टीरिया भी करते हैं तो ए तो हो ही नहीं सकता। एबिलिटी टू रेस्पायर, रेस्पायर यानी कि रेस्पिरेशन तो हम लोग भी करते हैं तो बी भी नहीं हो सकता। एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को तो प्लांट भी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैसे तो प्लांट ही ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वही खाली प्लांट करते हैं, इस प्रोसेस को प्लांट के अलावा या ऑटोट्रॉप्स के अलावा और कोई भी नहीं करता। ऑटोट्रॉप्स की बात बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लांट को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि प्लांट में भी हमारा
वहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट भी आ जाता है। तो ऑटोट्रॉफ्स उसने क्लियरली बोला है, तो ऑटोट्रॉफ्स है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, इन ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ह्यूमंस के अंदर जो गैस जब रेस्पिरेशन करते हैं तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है? तो लंग्स में जो एल्वियोलिस प्रेजेंट होती हैं उसके द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बच्चों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या कहा गया है? स्टडी द डायग्राम। आप लोग यहाँ पे डायग्राम देखिए जिसमें हमें बोला है एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो कि हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं। मेन फंक्शन, ठीक है, यानी कि एक्स है, स्टमक आपका क्या करता है? HCl प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट ही नहीं है। जो बी है आपका वाई, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका प्रोड्यूस करता है HCl, बिल्कुल गलत बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो HCl प्रोड्यूस होता ही नहीं है। ठीक है, सी है आपका जेड, लीवर स्टोर करता है आपका बाइल जूस, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, डी है आपका एक्स, पैनक्रियास क्या करता है? प्रोड्यूस करता है आपका पैनक्रिएटिक जूस, और एक्स तो हमारा स्टमक है, तो यहाँ पे डी भी हमारा गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है? विच पेयर ऑफ ऑर्गन एंड इट्स फंक्शन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा और उसका फंक्शन जो है वो करेक्ट नहीं है? पहला, स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल करता है, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है फूड को डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल सही बात है। गॉल ब्लैडर जो है आपका बाइल जूस को स्टोर करता है, बिल्कुल सही बात है। पैनक्रियास जो है सिक्रीट करता है सैलिवरी एमाइलेज, बिल्कुल गलत बात है। पैनक्रियास पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है, और यहाँ पे सैलिवरी एमाइलेज को कौन रिलीज करेगा? यहाँ पे जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है वो रिलीज करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि नॉट करेक्ट बोला है ना, तो इसलिए आपका डी जो है वो सही आंसर है, जो कि सही मैच नहीं है। बी, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका कहता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? ऑप्शन है माउथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है और लीवर है। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इंटेस्टाइन लगाया हो, लेकिन इसका आंसर जो है माउथ है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो मतलब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में टूट जाता है। अब वो टूटता कब है? जैसे ही हम लोग अपना खाना मुंह के अंदर लेते हैं तो वहीं पे उसे सलाइवा मिलना चालू हो जाता है। मुंह के अंदर तो सलाइवा मिलता है, और जैसे ही सलाइवा मिलता है तो ब्रेक डाउन होने का काम उसका स्टार्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि माउथ। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। सेफ ड्राइविंग करने के लिए कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है? प्लेन मिरर, बिल्कुल नहीं, वो घरों में इस्तेमाल होता है। कॉन्केव मिरर भी नहीं किया जाता, कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल किया जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर गाड़ियों के शीशे पे अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे पीछे क्लियरली लिखा रहता है, शीशे के सामने ही जैसे लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो हमें दिख रहा है वो हमसे ज़्यादा पास में है। ठीक है, दिखने को दूर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आप लोग देखते हो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है, डिमिनिश बनती है। यही क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि बी ऑप्शन 21 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इनमें से कौन सी जो है प्रॉपर्टी शो नहीं होती है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो करेक्ट नहीं है? देखिए, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, तो ए और सी तो बिल्कुल करेक्ट है। और अभी अभी हमने बात करी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है जो गाड़ियों में यूज होता है रियर व्यू के लिए, वो साइज भी जो होता है वो स्मॉल बनाता है ना। तो यहाँ पे सी भी करेक्ट है, डिमिनिश साइज बनाता है, स्मॉल साइज बनाता है। तो बी आपका जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। क्यों? नॉट पूछा है ना, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, तो सेम साइज तो बनाता नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एक्स एंड वाई। एक्स और वाई लेंस को पहचानना है, तो एक्स यहाँ पे कॉनकेव है, वाई आपका कॉन्वेक्स है। हलवा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पेपर ही बहुत इजी आया है। अगर आप लोगों ने पूरा बेसिक भी पढ़ा है ना एनसीईआरटी से, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे हम लोग कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। चलो, हमने कॉनकेव लेंस बना लिया, हमें पता है कॉनकेव लेंस में अगर कोई भी लाइट आएगी तो लाइट को डाइवर्ज करने का काम करेगा। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे वो बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, यानी कि अगर सिंगल रे ऑफ लाइट आती है रिफ्लेक्ट होकर किसी मिरर से, मान लिया कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो क्या उसे डाइवर्ज करेगा? नहीं करेगा। तो ए ऑप्शन आपका गलत आंसर है, ठीक है, मतलब रॉन्ग है। बी है आपका कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द रिफ्लेक्टेड रे। कॉन्वेक्स लेंस है, हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करने का काम करता है, लेकिन अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो उससे कन्वर्ज नहीं करेगा, अगर बीम आएगी तब कन्वर्ज करेगा। ध्यान रखना, छोटी सी गलती हो सकती है इसमें बिल्कुल। ऑप्शन सी है आपका कॉनकेव लेंस कन्वर्ज द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। अब आपके पास यही कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस क्या करेगा? क्या कन्वर्ज करने का काम करेगा? रिफ्रैक्टेड, यानी कि रिफ्रैक्टेड में, रिफ्रैक्शन में क्या होता है? फैली हुई लाइट आती है, तो जब फैली हुई लाइट आएगी तो इसे कन्वर्ज करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, तो सी भी गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखो, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। अगर यहाँ पे ये है कॉन्वेक्स लेंस है और रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट आती है तो इसे कन्वर्ज करने का काम कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो डी ऑप्शन आपका 24th का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अ कॉनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो 15 सेंटीमीटर है अगर, तो व्हाट विल बी इट्स रेडियस, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? हमें पता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो 2 इंटू फोकल लेंथ होती है, तो फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन है सी वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन आफ्टर रेन। बारिश होने के बाद जो रेनबो फॉर्मेशन होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो देखिए, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, सन की जो लाइट होगी उसका रिफ्रैक्शन होगा, देन डिस्पर्जन होगा, उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया गया है, ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि कौन विच ग्राफ करेक्टली डेपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन पावर पी एंड फोकल लेंथ। पावर और फोकल लेंथ के बीच में कौन सा जो यहाँ पर ग्राफ है वो करेक्ट रिलेशन शो कर रहा है? तो देखो, पहला जो ग्राफ है वो आपका कांस्टेंट, यानी कि जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसके लिए ऐसा ग्राफ बनता है। दूसरा ग्राफ हमारा तब बनता है जब भी कोई किसी के बीच में इन्वर्स रिलेशन हो, ठीक है, अगर किसी के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है तो ये वाला ग्राफ हमारा बनता है, और डायरेक्टली रिलेशन के केस में ये वाला ग्राफ बनता है, और वेरिएबल के केस में ये वाला ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि पावर और फोकल लेंथ के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, अगर पावर बढ़ाओगे तो फोकल लेंथ कम होगी और फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो पावर कम होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी आपका ऑप्शन सही होगा, सॉरी सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही है। और अगर हम लोग ए के अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, तो जहाँ पे लिखा है ओनली सेकंड, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही है, 27 का ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें बोला है द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ। पावर और फोकल लेंथ के बीच में जो करेक्ट रिलेशन बताता है वो कौन सा है? तो व्हेन पावर इंक्रीजेज द फोकल लेंथ इज रिड्यूस, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना ताकि वो लोग भी अपनी आंसर की जो है वो मैच कर पाएँ और साथ में समझ भी पाए। जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकेंगे हम लोग बोर्ड के एग्जाम से पहले वो क्वेश्चन सारे कर लेंगे। यहाँ पे आंसर की मिल जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है कि आप लोग खाली आंसर की मिल गई और आप लोगों ने अपने आंसर जो है वो चेक कर लिया, आपको अपने मार्क्स पता चल गए। बेटा, मार्क्स पता चल जाने से क्या होगा? हमें हमारी गलती का भी तो एहसास होना चाहिए कि हमने जो गलतियाँ यहाँ पे प्री बोर्ड में करी हैं वो गलतियाँ हमसे हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में ना हो। तो हमारा मेन टारगेट ये है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, भले से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा लेकिन हमें कम से कम समझ में तो आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, जिसमें आप लोगों को कहा गया है कि
मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। जो गाड़ियों में पीछे का व्यू देखने के लिए जो मिरर्स लगे होते हैं उसमें जो मैग्निफिकेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। इसीलिए अगर लेस देन 1 होगी बच्चे तभी क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो बड़ी बनेगी और इक्वल टू 1 होगी तो सेम साइज। और हमें पता है कि रियर व्यू जिसमें हम लोग देखते हैं उसमें इमेज जो है वो छोटी बनती है। तो यहाँ पे लेस देन 1 यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 देखिए, जिसमें आपको बोला है इन द फॉलोइंग सेटअप अ बीम ऑफ लाइट व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म ए। एक प्रिज्म ए के ऊपर अगर हम लोग व्हाइट लाइट डालते हैं तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेटअप। इस पूरे सेटअप के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट है, देख के ही पता चल गया, न्यूटोनियन एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था ये वाला। तो रेनबो इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे मेरे पास एक प्रिज्म है और एक उल्टा प्रिज्म है तो अगर मैं इसमें व्हाइट लाइट पास करूंगा तो 7 रंगों में टूट जाएगी और यही 7 रंग जब एक दोबारा प्रिज्म से मिलेंगे तो व्हाइट कलर की लाइट बना देंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द बी प्रिज्म बी, यानी कि प्रिज्म बी में से एक व्हाइट कलर की लाइट जो है वो इमर्ज होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ड्यू टू विच फेनोमेना ऑफ लाइट द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। सनसेट और सनराइज के समय पे जो सन हमें रेड कलर का दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? तो आपका ऑप्शन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि क्या होता है सनसेट के समय पे जो सन होता है हमारा वो कहाँ होता है? बहुत ही दूर होता है ना। तो यहाँ से जो ब्लू कलर की लाइट होती है वो सारी की सारी स्कैटर हो जाती है। तो हमारे आंखों तक कौन सी लाइट आ पाती है? ओनली रेड कलर की लाइट आ पाती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन इक्वेशन। अगर आप लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें पूरा लिखा है, इंग्लिश वाले में इन्होंने पूरा नहीं लिखा है। अगर हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के दौरान यहाँ पे एनोड पे और कैथोड के ऊपर, यानी कि एक्स आपका एनोड है और वाई आपका कैथोड है, तो एनोड और कैथोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज होगी? तो यहाँ पे एक्स यानी कि एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है इस केस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है आपका। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी? ऑक्सीजन गैस आपकी क्या कलेक्ट होगी एनोड के ऊपर? यहाँ पे अभी अभी हमने देखा कि एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही थी, बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है सही है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, हाइड्रोजन गैस आपकी कलेक्ट होगी कैथोड पे, है ना, तो ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल ये भी सही है। ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट कैथोड, थर्ड आपका गलत है, थर्ड आपका गलत है। हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड एट एनोड, हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी कलेक्ट होगी कहाँ पे? एनोड पे कलेक्ट होगी, ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इज मोर देन द ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। तो फिफ्थ भी आपका जो है वो सही आंसर है, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में मिल रहा है? ए वाले में मिल रहा है। तो ए में फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ जहाँ लिखा है उस पर आप लोग टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको ग्राफ दिया गया है। सम अमाउंट ऑफ HCl इज एडिड टू द सॉल्यूशन, कुछ अमाउंट में HCl जो है वो आप ऐड करते हो MgO के अंदर, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। और हमें पता है कि अगर भाई मैग्नीशियम का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा, और जब इसके अंदर HCl ऐड करोगे यानी कि एसिड है तो ये बेस हो गया, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है ना, तो मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा। एसिड और बेस मिलके क्या बना देंगे? सॉल्ट बना देंगे, MgCl2। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी इस केस में। और यहाँ पे क्वेश्चन में तो हमें कुछ और पूछा है, एज पर द ग्राफ व्हेन डज द सॉल्यूशन बिकम हाईली एसिडिक। और सॉल्यूशन कब हमारा हाईली एसिडिक होगा? जब हम लोग 2 बूंद मिलाएंगे इसके अंदर तब ज़्यादा हाईली एसिडिक होगा, या 4 बूंद मिलाने में, या 1 बूंद मिलाने में, या 8 बूंद मिलाने में। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है जब हमने 8 बूंदें मिलाई हैं, आप लोग स्क्रीन पे देखो आपको दिख जाएगा, जब हम लोगों ने 8 बूंदें मिलाई हैं तो पीएच जो है वो सबसे कम गया है ना, यानी कि पीएच की वैल्यू यहाँ पे आप लोग को वर्टिकल में दिख रही है, तो पीएच की वैल्यू बहुत ही डाउन हो गई है 8 पे जब ये पहुँचा है। तो यहाँ पे आपका जो होगा डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 35, इसमें बोला है द कॉमन नेम ऑफ द CaOCl2। CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है ना? तो ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, अगर केमिकल नेम पूछा जाए तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, और कॉमन नेम पूछा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इट रिएक्ट्स ओनली विद एसिड। क्या एसिड से ही रिएक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेस से भी करता है, तो सेकंड ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, यानी कि दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है विच इज करेक्टली मैच इन द कॉलम 1 विद आइटम्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 और 2 को अगर मैच करोगे तो कौन सा जो है वो करेक्टली मैच करेगा? आयरन जो है अपने ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग कर लेता है जब हम लोग उसे खुले में रख देते हैं, बिल्कुल नहीं, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग करता है। मरकरी जो है वो हाईली मेलेबल होता है, बिल्कुल नहीं, वो तो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में। गोल्ड जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये भी बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मेलेबल फॉर्म में होता है, मतलब सॉफ्ट होता है लेकिन लिक्विड तो नहीं होता। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है हमारा केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका द करेक्ट फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के लिए करेक्ट फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है .10H2O, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें आपको दिया गया है दिस साइन इज पेस्टेड ऑन अ कंटेनर ऑफ अ सोल्यूशन। ये एक सोल्यूशन के कंटेनर पे चिपकाया गया है साइन, इसका मतलब क्या है? ये आपको क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हाईली फ्लेमेबल है, यानी कि ज्वलनशील है। तो हाईली फ्लेमेबल की अगर होता तो उस पर फायर का यानी कि आग का चिन्ह बना होता, आग का साइन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरा है द सॉल्यूशन इज हाईली कोरोजिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा कोरोजिव है नेचर में और हमारे लिए हार्मफुल है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे एक टेस्ट ट्यूब से यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर उसे गिराया जिसपे गड्ढा सा हो गया नीचे, है ना, और हाथ पे गिराने से मना कर रहा है, और हाथ पे भी देखिए यहाँ पे गड्ढा दिखा दिया उन्होंने। अगर आप लोग डायग्राम में ध्यान से देखोगे कि उंगली के ऊपर हल्का सा गड्ढा दिखा दिया, इसका मतलब अगर आप लोग इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हैंड वॉश करने का तो ऑप्शन देगा नहीं ना, आपको अपना हाथ गला के गिराना तो नहीं है। ठीक है, पिघला के। एक्सप्लोजिव होता तो बॉम्ब वगैरह का सिंबल देता, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 अ वार्निंग स्टिकर इज यूजुअली पेस्टेड ऑन एसिड एंड बेस कंटेनर। एसिड और बेस कंटेनर के ऊपर एक वार्निंग स्टिकर चिपकाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका भी ऑप्शन आपका बी ही होगा, यानी कि हाईली कोरोजिव है और हमारे लिए हार्मफुल हो सकता। चलिए भाई, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे उसके लिए मैं पहले आप लोगों को लिख के दे देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो आप लोग एक बार यहाँ पे या तो स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीन पे यहाँ पे आपके पास है कि ए ऑप्शन है बोथ ए एंड आर जो है आपका ट्रू है। मैं लिख ही देता हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा। ए ऑप्शन के लिए आपका क्या है? ए और जो आर है वो ट्रू है, लेकिन जो आर है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। बी की अगर मैं बात करूँ, ए और जो आर है वो दोनों को दोनों आपके ट्रू हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का। ठीक है, अगर मैं सी की बात करूं, ए हमारा ट्रू है और आर जो है हमारा वो फॉल्स है। अगर मैं डी की बात करूं तो ए हमारा जो है वो फॉल्स है और जो हमारा आर है वो हमारा क्या है? ट्रू है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग मैच करना अपना आंसर। 41 में हमें दिया गया है, असर्शन है हमारा ऑन हीटिंग कॉपर कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्ट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू वाइट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के अंदर क्या होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब हम लोग उसे हीट करते हैं तो वो ब्लू से वाइट हो जाता है, यानी कि असर्शन सही है। रीजन कॉपर सल्फेट लूजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग, दोनों सही है, यानी कि आपका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपका 41 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 41 का आपका ए। 42 का देखिए, असर्शन है आपका बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल एज वेल एज अ फिजिकल चेंज। कैंडल का जलाना केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मोम भी पिघल रही है तो मोमबत्ती का साइज छोटा हो रहा है, साथ में उसकी जो बत्ती है विक है वो भी जल रही है, तो वहाँ पे वो भी दोबारा रिगेन नहीं हो सकती, मोम भी जल रही है,
तो वो भी दोबारा रीगेन नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बर्निंग ऑफ कैंडल, फिजिकल केमिकल दोनों चेंज है, यानी कि असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया गया है, इन केमिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। हम लोग जानते हैं भाई केमिकल अगर रिएक्शन हो तो नया सब्सटेंस बनेगा, तो रीजन गलत है। तो यहाँ पे क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना। तो यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इसमें दिया गया असर्शन है आपका, जाइलम एंड फ्लोएम आर वेस्कुलर टिश्यू इन द प्लांट। वेस्कुलर टिश्यू होती है, बिल्कुल सही बात है। रीजन आपका है जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर ट्रांसपोर्टेशन करती हैं वाटर, मिनरल और फूड का प्लांट के अंदर, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि रीजन भी सही है, ए और आर दोनों ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 44 है, असर्शन दिया गया है स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। अगर पैसेंजर बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है तो उसको स्काई जो होता है वो आपका कैसा दिखता है, वो ब्लैक कलर का, सॉरी डार्क कलर का दिखता है। सही बात है, डार्क ब्लू कलर का दिखता है। तो यहाँ पे ब्लू नहीं लिखा है, डार्क लिखा है, तो यहाँ पे सही बात है। तो रीजन क्या दिया गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट प्रोमिनेंट एट हाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे रीजन आपका मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो सही नहीं है, लेकिन ए और आर दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो आप किस पे लगाओगे, बी पे टिक लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, असर्शन है नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। हम जानते हैं नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस अगर होगा तो उसे रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो असर्शन सही है। रीजन क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, रीजन भी सही है भाई, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग ए पे लगाएंगे, ए पे इसलिए लगाएंगे, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो होते हैं एसिडिक होते हैं नेचर में। तो इसका बच्चों बी ऑप्शन सही होगा। एक्सप्लेनेशन भी तो करेक्ट है ना, तो यहाँ पे आप लोग बी पे टिक लगाओगे, है ना, 45 का बी। चलो आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया गया है, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो अपर जो होता है 120 होता है, लोअर जो होता है वो 80 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 120/80 mm ऑफ Hg। Hg होती है वो प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, द वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा। अगर कोई भी प्लांट स्टोमेटा के जरिए पानी को लॉस करता है तो, और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, याद रखना। और इसकी पूर्ति किसके द्वारा करी जाएगी, इसका कंप्लीशन या रिप्लेसमेंट किसके द्वारा किया जाएगा। तो जाइलम हमें पता है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ना, जाइलम वेसल्स के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखो बच्चों, यहाँ पे आपको हार्ट का डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको बोला गया है विच इज द करेक्ट अबाउट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका दिया गया है कि अब पुल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना, पूरी बॉडी तक। यानी कि जो फर्स्ट है वो आपका पुल्मोनरी आर्टरी दिखाया गया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक सप्लाई करती है, नहीं। सेकंड है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसके अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट से एंटर करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट से एंटर करता है ना। तो यहाँ पे ए सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये भी सही आंसर है। तो आपका जो बी ऑप्शन है यानी कि जिसमें सेकंड और थर्ड लिखा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, 48 का बी ऑप्शन। चलिए 49 देखिए, 49 में आप लोगों को कहा गया है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ना, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन आया, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, अगर वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विच लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 1 × 10⁸, है ना। 10 की पावर अगर 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से अगर ट्रेवल करती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम लोग कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे 3 × 10⁸, मीडियम वाली कहाँ रख दें 1 × 10⁸ नीचे। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो निकालना है ना,
तो इससे ये कट जाएगा, तो 3/1 क्या होता है, 3 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3। तो आपका यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 दो बार 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार प्रिंट हो गया है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। 49 क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, यहाँ पे 2 बार प्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 ही अगला है, एक बार दोबारा देख लो, हो सकता है ये ऑप्शन हो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। मान लिया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया हम लोगों ने, जिसकी फोकल लेंथ है 20। तो मान लिया कि फोकल लेंथ यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 25 पे रखा है तो मान लिया कि हमने यहाँ पे रख दिया। तो हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच, फोकस के बीच में रखा हो, तो हमारी इमेज कहाँ पर बनती है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। तो कुछ यहाँ पर बनेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बियॉन्ड सी। क्वेश्चन नंबर 51 देखो। क्वेश्चन नंबर 51 में आप लोगों को कहा गया है कि मैच द वर्ड्स ऑफ द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो सलेवरी अमाइलेज क्या ब्रेक डाउन करती है स्टार्च को शुगर में? तो बिल्कुल सही बात है भाई, यानी कि के का जो है वो फर्स्ट ही रहेगा, है ना। और एल जो है, पेप्सिन जो है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, बिल्कुल सही बात है। लाइपेज क्या करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है। तो एम का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। और यहाँ पे एन का क्या हो जाएगा, वो 3rd हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये आपका जो है वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो। ड्यूरिंग एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन करते समय ग्लूकोज जो होता है वो सबसे पहले किस में टूटता है? तो सबसे पहले पायरुवेट में टूटता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको बोला गया, इस तरीके से आपके पास डायग्राम है जिसमें बोला गया ये पूरा का पूरा 60 डिग्री अगर एंगल है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो अगर पूरा 60 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 30। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री वाला आंसर सही है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 में आप लोगों को क्या कहा गया है, द एंगल बिटवीन एंड इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 40। अगर एंगल जो है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का 80 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। पैटर्न सेम है, ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन दिया गया था, मतलब सॉरी जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन दिया गया था। तो इसका अगर सेम वही है, अगर 80 होता है तो 80 का अगर हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो 40 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, यहाँ पे आपको बोला है अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड एज पर द फॉलोइंग डायग्राम। अगर हमारे पास यहाँ पे डायग्राम आप लोग स्क्रीन पे देखिए, डायग्राम में आपको बताया गया है अगर एक रे ऑफ लाइट हमारी रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, कहाँ से, मीडियम बी से हमारा मीडियम ए के अंदर वो जा रही है, ठीक। तो इस केस में पूछा है कि किसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होगी, है ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे बी लगाओगे, क्योंकि बी हमारा क्या है, रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से डेंजर में जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी के अंदर हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चों का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द मीडियम एक्स टू मीडियम वाई इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है ना, मीडियम एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, और क्या करती है ये, इसे के अंदर जब एंटर करेगी तो एंटर करने के बाद ये नॉर्मल की तरफ अगर बेंट हो जाती है तो इस केस में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज ऑप्टिकली डेंजर। इनमें से कौन सा मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंजर होगा। तो सीधी सी बात है, अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है तो ये जो वाई वाला मीडियम है वो आपका क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें बोला गया अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ डेंजर मीडियम। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी डेंजर मीडियम के ऊपर पड़ती है, रे ऑफ लाइट है ना, थ्रू द रेयर मीडियम से, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। अभी इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 59 देखो। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको क्या कहा गया है,
स्टडी करना है डायग्राम को और बताना है इन विच लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया, कि किसके अंदर लाइट जो है वो डिफरेंट मीडिया से ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है, ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट, उसके बाद ABCD भी अलग से दिया गया है। तो फर्स्ट है आपका मीडियम एक्स इज डेंजर देन मीडियम वाई, जो मीडियम एक्स है आपका वो डेंजर है मीडियम वाई से, है ना, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग देखोगे कि अगर बच्चों यहाँ पे डायग्राम ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर लाइट एंटर कर रही है तो ये नॉर्मल है, तो अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती तो डेंजर होता, तो इसका मतलब रियरर है ना, सीधी सी बात है कि ये वाला जो मीडियम है वो आपका डेंजर है, ये वाला रियर है। तो सीधी सी बात उसने सही बोला, एक्स जो है वाला आपका डेंजर है, ये वाला आपका रियर है। तो मीडियम एक्स आपका डेंजर है और मीडियम वाई आपका क्या है, मतलब एक्स वाला ज़्यादा डेंजर है। ये पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। दूसरा है मीडियम वाई इज़ द रियरेस्ट मीडियम, वाई जो है रियरेस्ट मीडियम है, क्यों, है ना, ये ऑप्शन आपका क्या सही है। अगर यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट जाती है, फिर वो यहाँ से जाने के बाद क्या हो जाएगी, वो और भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आपका हो जाएगा, रेयरेस्ट मीडियम हो जाएगा। ठीक, अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ, Z इज़ द डेंजर मीडियम देन Y, ये भी बिल्कुल सही बात है। फोर्थ की बात करता हूँ, मीडियम X एंड Z आर रेयर मीडियम, X और Z जो है वो रेयर मीडियम है, तो गलत है, X तो हमारा डेंजर मीडियम था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। तो आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60, क्वेश्चन नंबर 60 में आप लोगों को क्या कहा गया है, यही वाला बच्चों क्वेश्चन है, सेम टू सेम, है ना, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल यही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसमें भी ऑप्शन जो है वो बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, क्वेश्चन नंबर 61 में आपको बोला गया है अगर किसी भी लेंस की जो पावर है वो 2D दे रखी है ना, तो उस केस में जो उसकी फोकल लेंथ है वो क्या होगी। हमें पता है कि बच्चों अगर ओनली डायोप्टर होता तो फोकल लेंथ कितनी होती है, वो ये 1 मीटर होती है ना, तो ये यहाँ पे 1 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर 2D दे रखा है तो हाफ हो जाएगा, तो ये 1 मीटर की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 से यहाँ पे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई में ना, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 देखो, क्वेश्चन नंबर 62 में आपको बोला गया द पावर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज 2D, वही सेम क्वेश्चन, फोकल लेंथ उसकी क्या होगी, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, इसमें दिया गया है विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आयनिक कंपाउंड की नहीं होगी, है ना। तो आपका इसमें है विच, पहला है दे आर सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड होते हैं आयनिक कंपाउंड। दूसरा है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लो होता है, ये गलत बात है ना। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही बात है ना। और नेक्स्ट है आपका दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है, ओनली सेकंड आपका ऑप्शन जो है वो गलत है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक अगर यहाँ पे पूरा बोला गया होता बच्चों ना कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं लेकिन मॉल्टन स्टेट में, लेकिन मॉल्टन स्टेट नहीं बोला है, तो आपका सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है ना। वैसे तो इसका आंसर जो है वो आपका ए भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने मॉल्टन स्टेट नहीं बोला है, तो आप लोग बी पे ही टिक लगाओगे, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेक्शन सी का क्वेश्चन देखो, इसमें ये हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है एक स्टूडेंट को सेटअप दिया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसमें वो टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट लेता है, बर्नर के ऊपर उसे क्या करता है, हीट करता है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़े बहुत वाटर के ड्रॉपलेट्स वगैरह भी हैं। तो इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि द करेक्ट कलर एंड द फॉर्मूला ऑफ द कॉपर सल्फेट, करेक्ट कलर और जो फॉर्मूला होगा कॉपर सल्फेट का वो क्या होगा। तो करेक्ट फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कलर कैसा होता है, ब्लू, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले भी आया था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि व्हाइट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 66 आपका है क्रिस्टल ऑफ सम सॉल्ट आर कलरफुल, कुछ क्रिस्टल जो होते हैं सॉल्ट के वो कलरफुल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाटर के
मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, ड्यूरिंग अबव एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट करने के दौरान अगर स्टूडेंट को हम लोग व्हाइट कलर का सब्सटेंस देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, ऑन हीटिंग द स्टूडेंट देन एडिड वाटर ड्रॉप, और उसके अंदर वो वाटर की ड्रॉप डाल देता है, तो सब्सटेंस का कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कॉपर सल्फेट था, जब हमने हीट किया तो वो व्हाइट हो गया। जब हम लोग उसे दोबारा वाटर के मॉलिक्यूल्स डाल देंगे तो किस में हो जाएगा? वो आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 देखो, इसमें भी केस स्टडी का ही क्वेश्चन है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉन एज ट्रांसपीरेशन। अगर प्लांट वाटर का लॉस करता है तो हम लोग उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं, श्वेत बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, और ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर का मूवमेंट भी अपवर्ड की तरफ होता है, साथ में मिनरल्स भी डिजॉल्व होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, और टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। तो 68 क्वेश्चन नंबर है आपका, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, अगर वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस करता है एरियल प्लांट से तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपीरेशन कहते हैं, सीधा सा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन, इसमें से कौन सा फंक्शन ट्रांसपीरेशन का नहीं है? आप पैराग्राफ को पढ़ोगे आपको उसी में से आंसर मिल जाएगा। टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, बिल्कुल करता है, हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, बिल्कुल करता है, और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, डी ऑप्शन आपका गलत आंसर है, तो यहाँ पे डी पे आप लोग टिक लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 70, विच टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट, कौन सा टिश्यू जो होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा, जाइलम, ठीक है। आंखें बंद करके आंसर दे सकते हो। ट्रांसपीरेशन इज जनरली टेक्स प्लेस इन द प्लांट थ्रू, और ट्रांसपीरेशन कहाँ से होता है? स्टोमेटा, बेसिक क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। केस स्टडी थर्ड आपका, when light traveling from obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes, जो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी वजह से जो डायरेक्शन है उसकी चेंज हो जाएगी, और ऐसा फेनोमेना जो है रिफ्रैक्शन कहलाता है ना। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन दिया गया, when light travels from air to water, अगर एयर से वाटर की तरफ, एयर से वाटर में लाइट जाती है, एयर रेयरर मीडियम है, वाटर डेंजर मीडियम है, तो क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज, हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम के अंदर 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, आंखें बंद करके आंसर देने वाला। लास्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इज 1.5, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेंजीन का 1.5 है, वाटर का 1.33 है, तो स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर फास्टर होगी? वाटर के अंदर होगी या बेंजीन के अंदर होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके अंदर ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, आप लोगों को मैंने रीज़न भी बताए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत करी है आप लोगों को समझाने में, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि वो लोग अपनी भी आंसर की मैच कर पाए, और मुझे जल्दी से अपना स्कोर कैलकुलेट करके जो है कमेंट सेक्शन में बताओ। और आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप लोग अगर NTSC का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप लोग पूरी की पूरी NTSC की प्रिपरेशन इस चैनल से कर सकते हो। मैंने फर्स्ट वीडियो डाल दी है जिसमें मैंने सिलेबस बताया है, और नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों की कॉन्टिन्यूसली डेली आती रहेंगी, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। ऑल ऑफ यू अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।